हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पंजाब यूनिवर्सिटी का 2026 का एलएलएम का क्वेश्चन पेपर जो इसी साल आपका हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने हमारे पहले 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में हम हमारे रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करके 2026 आपके क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम आपका 2025 का डिस्कशन शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है, अ मुस्लिम मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ हर फीमेल चाइल्ड अंटिल शी अटेन्स। तो याद रखना मुस्लिम लॉ में कस्टडी का जो कंसेप्ट होता है, सबसे पहले तो मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन का कंसेप्ट इतना रिकॉग्नाइज नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कस्टडी का क्वेश्चन है। तो कस्टडी में जो मदर होती है वो अपने सन की कस्टडी के लिए एंटाइटल्ड होती है जब तक उसका बेटा उसका सन 7 साल तक का नहीं हो जाता, तब तक मदर के पास कस्टडी रहने का राइट होता है। और बेटी के लिए यानी डॉटर के लिए कस्टडी का राइट होता है अंटिल द डॉटर अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी की जो एज है वो कहीं प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप प्यूबर्टी को तब बोल सकते हैं जब आप एडोलेसेंस हिट कर जाएं। ठीक है, तब आप बोल सकते हैं कि आप प्यूबर्टी को हिट कर गए। बट सन के लिए 7 इयर्स एज मानी जाती है और डॉटर के लिए क्या मानी जाती है, प्यूबर्टी की एज मानी जाती है। ओके, और एक और बहुत चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लॉ में कस्टडी के कंसेप्ट को बोलते क्या है, हिजानत। क्या बोलते हैं, हिजानत। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म मुशा इन मुस्लिम लॉ इज एसोसिएटेड विद। तो मुशा आप याद रखेंगे किससे डील करता है, अनडिवाइडेड शेयर इन मुस्लिम लॉ। जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो आपका अनडिवाइडेड शेयर होता है, यानी अभी बंटवारा नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुई, पार्टीशन नहीं हुई प्रॉपर्टी में, एक अनडिवाइडेड शेयर है, सबका जॉइंट शेयर है। उसमें जो आपका हिस्सा है अभी उसकी पार्टीशन नहीं हुई, बट जो आपका हिस्सा है उसको आप क्या बोलते हैं, मुस्लिम लॉ में मुशा बोलते हैं। तो डिवाइडेड प्रॉपर्टी तो आपकी बिल्कुल ही अपोजिट होगी। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है आपकी एक तरीके से सेल्फ ओन प्रॉपर्टी जो आप खुद कमाते हैं। ठीक है, जॉइंट प्रॉपर्टी आपकी सबकी साझी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मुशा का मतलब क्या होता है, जो आपकी उस जॉइंट प्रॉपर्टी में आपका जो शेयर है अनडिवाइडेड है वो उसको मुशा बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहे द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट पेंडेंस एम्बॉडीड इन सेक्शन 52 ऑफ टीपीए इज पर्टेन्स टू। लिस्ट पेंडेंस का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन नो न्यू राइट शुड अराइज रिगार्डिंग टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। यानी टीपीए का क्वेश्चन है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो सेक्शन 52 बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है तो उस केस के चलते हुए के दौरान आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नया राइट क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको किसी भी तरीके से ट्रांसफर किसी और के पास नहीं कर सकते, ताकि जो आप जो आपके जो जिसके भी हक में वो फैसला आना है उसके साथ कोई गलत काम ना हो, जस्टिस यहाँ पर खत्म ना हो जाए। इसलिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस, जब तक केस चल रहा है तब तक आप उस किसी के भी साथ इनजस्टिस करके उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये जो आपकी डॉक्ट्रिन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हाँ जी, यही क्वेश्चन आया हमें कि ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो पब्लिक पॉलिसी, यानी समाज में किसी के साथ गलत ना हो, उस उनका वेलफेयर देख रहे हैं हम, जिसके भी पास अगर राइट होगा प्रॉपर्टी का तो उसके ऊपर हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस डिपेंड बेस्ड है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस का के सेक्शन नंबर कौन सा है, तो याद रखना सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का क्या है, आपका लिस्पेंडेंस की डॉक्ट्रिन है। आगे चलते हैं। Question number 54. In case of a gift, if the donee dies before acceptance of the gift, the gifts become void. बहुत ही easy और simple question है। ये donor है, इसने gift देना था डोनी को, देने वाले को क्या बोलते हैं, डोनर। जो जिसको गिफ्ट मिलता है उसको बोलते हैं डोनी। ये उसको गिफ्ट दे रहा था, ये इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते उससे पहले ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये गिफ्ट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, इस गिफ्ट का अब कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जिसको गिफ्ट देना था वो ही इंसान मर गया, तो किसको उस गिफ्ट का तो कोई मतलब नहीं रहा ना, तो ऐसा गिफ्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। आगे चलते गिफ्ट के सेक्शन याद रखते हैं 122 एंड 126 ऑफ टीपीए बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और on behalf of the donee made during the lifetime of the donor and while the donor is still capable of accepting is essential for a valid gift। यानी एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, डोनर की लाइफ टाइम के अंदर ही होनी चाहिए, जब तक डोनर जिंदा है उससे पहले पहले आपको एक्सेप्टेंस करनी है। और डोनी भी क्या होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए
गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। इसका मतलब अगर डोनी ही मर जाता है एक्सेप्टेंस से पहले, एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं होगा और गिफ्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इट नेवर टेक्स लीगल इफेक्ट, कभी भी वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्टगेजेस डज नॉट रिक्वायर राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो याद रखना हमारे पास काफी तरीके के मॉर्टगेजेस होते हैं आपके सेक्शन 58 टीपीए में। 6 तरीके के मॉर्टगेजेस होते हैं, जिसमें से एक ही मॉर्टगेज ऐसा है जिसके लिए आपको राइटिंग और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है इक्विटेबल मॉर्टगेज। पढ़े, एन इक्विटेबल मॉर्टगेज यानी मॉर्टगेज कैसा, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। आपने अपने प्रॉपर्टी के कागज किसी के पास गिरवी रखवा दी। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखवाना। ठीक है, आपने अपने प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रखवा दी, प्रॉपर्टी घर तो नहीं रखवाया ना, कागज रखवा दिए, उसको बोलेंगे इक्विटेबल मॉर्टगेज। किसी से लोन लिया और बदले में अपनी प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रखवा दिए, उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। तो उसके लिए क्रिएटेड मेयरली बाय द डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स टू द क्रेडिटर, जिसने लोन दिया है क्रेडिटर, उसके पास अगर हमने टाइटल डीड्स दे दिए तभी मॉर्टगेज हो जाती है। With an intention to create security without any requirement of a written instrument or registration। रिटर्न में या रजिस्टर करवाने की इक्विटेबल मॉर्टगेज को जरूरत नहीं होती। इट इज वन फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज अंडर द एक्ट एक्सप्रेसली exempted फ्रॉम राइटिंग रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अदरवाइज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 59। सेक्शन 59 बाकी मॉर्टगेज जिसको बोलता है राइटिंग में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन इक्विटेबल मॉर्टगेज को एग्जेम्प्ट करता है। Next, under section 6 TPA 1882, easement cannot be transferred apart from dominant heritage। easement क्या होता है, आपका right to way होता है। एक हाउस है A, एक हाउस है B, एक बीच में पाथ है। वो पाथ है जो वो प्रॉपर्टी A हाउस की है, जो पाथ है वो किसकी प्रॉपर्टी है, A हाउस की है। ये जो रास्ता है वो ए का, ए की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो बी का घर है उससे बाहर निकलने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ ये ही रास्ता है। तो क्या बी वो रास्ता यूज कर सकता है? बिल्कुल, उसके पास राइट टू ईजमेंट है, वो ये रास्ता बिल्कुल यूज कर सकता है अगर कोई चाहे। अब इसको हम बोलते हैं सर्वियंट हेरिटेज, क्योंकि उसका पर्पस सर्व करिए। इसको बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज, क्योंकि इसके लिए पाथ यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर कोई चाहे तो क्या इस पाथ को अकेले को बेच सकता है? नहीं। या फिर क्या वो ए हाउस को बेच सकता है? अकेले बेच सकता है, बेच सकता है, लेकिन क्या वो बी हाउस को अकेले बेच सकता है? नहीं, क्योंकि उसको इस पाथ के साथ ही उसको बेचना पड़ेगा। बेचना इन द सेंस इस पाथ पे उसको राइट देना ही देना पड़ेगा। इस पाथ को आप डोमिनेट से अलग करके नहीं बेच सकते, यानी ए हाउस को आप पाथ के साथ मिला के किसी को नहीं बेच सकते। तो बी कैसे फिर आएगा जाएगा? बी नहीं आ जा सकता ना। यानी जो ईजमेंट का राइट होता है वो डोमिनेंट हेरिटेज से अलग करके आप नहीं बेच सकते। ठीक है, फिर से समझ लो। एक ये घर है, एक ये घर है, ठीक है, ये दीवार है, ये ए का हिस्सा है, ये सड़क है। ये प्रॉपर्टी है तो एक ही, लेकिन बी को बाहर जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। ये डोमिनेंट हेरिटेज होती है, ये सर्वियंट हेरिटेज होती है, क्योंकि ये इसका पर्पस सर्व कर रही है और इसका पर्पस सर्व हो रहा है, तो ये डोमिनेंट है। पाथ को आप डोमिनेंट हेरिटेज के अलग करके नहीं बेच सकते। आप ए प्रॉपर्टी और पाथ को खाली नहीं बेच सकते। बी कहाँ से आएगा जाएगा, या सिर्फ आप पाथ को खाली प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। यानी कि ईजमेंट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज जो है उसके उससे अलग करके आप ईजमेंट को नहीं बेच सकते। क्लियर है? Section 6 clause DTP declares that an easement, a right attached to and exercised for the beneficial enjoyment of a particular piece of land, cannot be transferred apart from the dominant heritage। Section 6 clause D बोलता है dominant heritage क्या है? The land to which the easement right is attached, since an easement is not an independent freely alienable right but exists only for the benefit of and travels with that dominant tenement। समझ आया? सर्वेंट हेरिटेज क्या होता है? द लैंड बर्डन बाय द ईजमेंट ओवर विच द राइट इज एक्सरसाइज, यानी जिसके ऊपर राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है वो सर्वेंट हेरिटेज, और जो जिसके बेनिफिट के लिए वो हो रहा है राइट यूज ईजमेंट का, वो डोमिनेंट हेरिटेज। चलो आगे चलते हैं।
As per 37 of TPA, apportionment of benefit of obligation on severance is based on, अगर आपका कोई तरीके का टीपीए बोल रहा है, अगर किसी भी तरीके का बंटवारा हो रहा है ऑब्लिगेशन का, राइट्स का, तो किस बेसिस पर आपके जो ऑब्लिगेशन है उसके अपोर्शनमेंट के जो बेनिफिट है वो किस बेसिस पे बांटे जाएंगे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे बांटे जाते हैं, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसकी उतनी ऑब्लिगेशन। ठीक है, सेक्शन 37 ये बोलता है, पढ़ सकते हैं आप। 37 डील विद अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन व्हेन प्रॉपर्टी सेवर्ड अमंग सेवरल ओनर्स। कई ओनर्स थे, उसमें से प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेवर कर दिया, पार्टीशन कर दी इसकी। इज जनरली एक्सप्लेन्ड बाय रेफरेंस टू द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल से समझाते हैं। ईच ऑफ द सेवरल ओनर्स ऑफ द सीवर्ड प्रॉपर्टी इज एंटाइटल्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इंटरेस्ट अकिन टू अ फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ओनर्स। जिसका जितना हिस्सा था, जिसका जितना शेयर था, इंटरेस्ट था, उसी हिसाब से भी वो क्या करेगा, ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा जब आपकी सेवरेंस हो जाती है किससे, जॉइंट सेवरल ओनर्स में। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं इन रिलेशन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, सेक्शन 35 टीपीए हमें बताता है। मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं ओनर हूँ, ठीक है, मेरा छोटा भाई है, उसने क्या किया, उसको था कि दीदी के पास एक प्लॉट पड़ा है, ठीक है, उसकी ना कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मैं ना उसको बेच देता हूँ। उससे मुझसे बिना पूछे, वो ओनर नहीं है, उसके पास कोई राइट नहीं है बेचने का, पर वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है किसी को भी। अब मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, मेरे पास आती है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। मैं इलेक्ट कर सकती हूँ, या मेरे पास 1 साल का टाइम है इलेक्ट करने का। या तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे ये ट्रांसफर नहीं चाहिए, कैंसिल करवा दूंगी, ठीक है। या अगर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मुझे तो बेनिफिट हो रहा है, मैं तो 15 लाख मिलेगी तो डबल में बिक गई है, 30 लाख में बिक गई है, ठीक है, मुझे चाहिए था कैश, या चलो मैं, हाँ मुझे बेनिफिट हो रहा है, अगर मुझे बेनिफिशियल लगता है, तो क्या मैं उस ट्रांसफर को वैलिड भी करवा सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल करवा सकती हूँ। लेकिन इसमें याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले मेरे पास 1 साल का ही टाइम है, मैं ओनर थी, जिसने बेचा वो ओनर नहीं था, उसके पास कोई राइट नहीं था ट्रांसफर करने का, मेरे मुझे कोई बेनिफिट हो रहा था, तब जाके मेरे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आएगी कि क्या मैं ट्रांसफर मानूं या ना मानूं। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, द ट्रांसफर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच इज नॉट इज ओन। हाँ जी, जो ट्रांसफर करता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इन द सेम ट्रांजेक्शन बेनिफिट इज कन्फर्ड अपॉन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। उस ट्रांजेक्शन में ओनर को कोई बेनिफिट हो रहा है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 1 ईयर, बिल्कुल 1 ईयर है। द पर्सन प्रोफेसिंग टू ट्रांसफर शुड हैव अ राइट टू ट्रांसफर, नहीं, गलत। जो ट्रांसफर कर रहा है उसके पास राइट होता ही नहीं है ट्रांसफर करने का। ठीक है, राइट ही होता तो मुझे इलेक्ट करने का क्यों वो प्रिविलेज देते? उसके पास राइट नहीं है ट्रांसफर करने का, फिर भी वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 35 सेम चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट डिफीट द राइट ऑफ अ। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या होती है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बोला कि मैं आपको क्या दे दूंगा, अपनी गाड़ी सेल कर दूंगा, बी ने बोला ठीक है मैं आपको 30 लाख रुपए दे दूंगा। अब ए बी ने तो क्या किया, 30 लाख दे दिया, बट ए गाड़ी सेल नहीं कर रहा, या ए गाड़ी सेल करने को तैयार है, या फिर पर बी नहीं मान रहा। तो एक इंसान ने तो अपना जो हिस्सा था काम का परफॉर्मेंस करने का, पार्ट परफॉर्मेंस वो कर दी, दूसरे दूसरे नहीं कर रहा, तभी उसको पार्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं। अब इसमें पूछा है कि पार्ट परफॉर्मेंस से किसका राइट डिफीट नहीं होता। ट्रांसफर फॉर अ वैल्यू एक्टिंग इन कोल्यूजन विद द ट्रांसफर विद अल्टीरियर मोटिव। ये बोल रहे हैं कि पार्ट परफॉर्मेंस आपने कर दी, पार्ट परफॉर्मेंस में क्या होता है, जैसे आपने सेक्शन 53 ए टीपीए बोलता है कि प्रोटेक्ट, चलो ये तो आंसर ही है, मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। पार्ट परफॉर्मेंस में क्या है, कोई भी किसी भी तरीके की वो है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी तरीके का डील होनी थी, ट्रांसफर होनी थी, उसमें आपने क्या किया, अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, पर जो दूसरा इंसान है जिसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, अगर वो उसके किसी के साथ मिली भगत थी, ठीक है, तो क्या आप उसको प्रोटेक्शन दोगे? नहीं दोगे। हाँ, अगर कोई बोनाफाइड परचेजर है, कोई इनोसेंट परचेजर है, जिसको पता ही नहीं था कि भाई पहले तो ये क्या हो चुकी है, ये प्रॉपर्टी पहले सेल हो चुकी है और ये फिर से मुझे आगे सेल कर रहा है, ठीक है, उसको ये चीज पता ही नहीं थी। हाँ, अगर उसको ये चीज पता थी, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी पहले से ए को बेची हुई थी, ठीक है, अब मैं ये प्रॉपर्टी बी को भी बेच रही हूँ, ठीक है, अगर अब
अब ए क्या करवा सकता है? मेरे ऊपर केस करवा सकता है, बोल सकता है कि भई इसको प्रॉपर्टी बेचने से रोको, मैं इसकी टोकन मनी दे चुका हूँ, मेरे को चाहिए ये प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया, बी से भी पैसे ले लिए, ए से भी पैसे ले लिए। अब लॉ क्या करता है? लॉ हमेशा थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? अगर तो बी और मेरी मिलीभगत थी कि नहीं-नहीं इसका तो पागल बनाना है, या इससे पैसे लेके हमने एट लेने हैं, या इससे पैसे लेके हमने वैल्यू बढ़वा देनी है एकदम से और फिर मैं तेरे को दे दूँगा, आपस में कर लेंगे, है ना? मेरी और बी की मिलीभगत थी, तो क्या लॉ बी को प्रोटेक्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? बी को पहले ही पता था कि ये प्रॉपर्टी तो ए टोकन मनी दे चुका है, या ए को रजिस्टर होने वाली है प्रॉपर्टी। क्या बी को प्रोटेक्ट करेगा लॉ? नहीं करेगा, ठीक है? बी जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, क्या लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, अगर बी बोनाफाइड परचेज़र है, बी ने अपने गुड फेथ में क्या दे दी, मुझे पैसे दे दिए, मुझसे प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्टर करवा दिया, उसको मेरे और ए की जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है इसको कुछ नहीं पता, तो लॉ बी को प्रोटेक्ट करता है। ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ट्रांसफरी एक्टिंग इन कोल्यूशन उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। ट्रांसफरी हैज नोटिस ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट उसको भी नहीं करता। ग्रेशियस ट्रांसफर ऐसे ही मैं किसी को दे रही हूँ प्रॉपर्टी, उसको भी प्रोटेक्ट नहीं करता। सिर्फ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू, कोई वैल्यू के लिए वो ट्रांसफर हो रहा है, पैसे देके कर रहा है। इफ इट डज नॉट हैव नोटिस ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स पार्ट परफॉर्मेंस, पहले ही इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, वो कुछ पैसे दे चुका है, या मैं उसको बयान ना करवा चुकी हूँ, या फिर क्या बोलते हैं, उसके जो बी पार्ट है उसको कोई नोटिस नहीं है हमारी पार्ट परफॉर्मेंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, तो लॉ उसको सेव करता है। पार्ट परफॉर्मेंस का आपका सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 53 ऑफ टीपीए, ठीक है? नेक्स्ट है टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। टेम्परेरी इंजंक्शन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 39 है सीपीसी का, ठीक है? और अगर आपकी इंजंक्शंस की बात की जाए तो एसआरए में भी आपकी इंजंक्शंस देखने को मिलते हैं, तीन तरीके के, टेम्परेरी, मैंडेटरी और आपके परपेचुअल या परपेचुअल इंजंक्शंस, ठीक है? किस ग्राउंड पे ग्रांट हो सकता है? डिफेंडेंट ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का, नहीं हो सकता। सीधे सीधा बात है, आपकी टेम्परेरी इंजंक्शन का हमारे पास लैंडमार्क केस आया था, क्या? दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, ठीक है? उसमें इंजंक्शन के तीन उन्होंने रूल बताए कि इंजंक्शन कब दी जाएगी। जब एक प्राइमा फेसिया केस हो कि हाँ इस केस में इंजंक्शन देनी चाहिए, जब जहां पर इरिपेयरेबल लॉस हो रहा हो पार्टी को कि अगर हमने इंजंक्शन नहीं दी तो इरिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, और तीसरा बर्डन ऑफ कन्वीनियंस जो है वो उसके फेवर में हो जो इंजंक्शन मांग रहा है। यानी अगर हमने इंजंक्शन दे दी तो इस इंसान को ज्यादा फायदा होगा और बी इंसान को कम नुकसान होगा, लेकिन अगर हमने इंजंक्शन नहीं दी तो बी को तो भले ही कुछ भी हो पर ए को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जो इंजंक्शन मांग रहा है। तो तीन चीजें हैं हमारे पास, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कॉज ग्रेटर हार्डशिप टू द एप्लीकेंट देन ग्रांटिंग इट वुड बी, ये भी आएगा। अगर आप इरिपेयरेबल इंजरी दिखा देते हो वो भी आएगा, प्राइमा फेसिया केस दिखा देते हो वो भी आएगा। तीनों केस आएंगे। केस का नाम जरूर लिख लेना, प्रहलाद कुमार, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, ओके? बाकी जो आपके जो क्या बोल रहे हैं, ये जो कि ग्राउंड्स है, ये किसके ग्राउंड्स है? आपके परपेचुअल इंजंक्शन के हैं, अंडर 38 टू 41 ऑफ एसआरए। The party to a contract opting for relief of substituted performance is not entitled to opt for specific performance। यानी सेक्शन 20 एसआरए का बोलता है कि अगर आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होती है? ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे घर को ना पेंट कर दे, मेरे घर में फंक्शन है, ठीक है? तो वो इंसान क्या कहता है, ठीक है जी मैं आपके घर में पेंट कर दूंगा। जब पेंट करने की बारी आई, जब टाइम आया, वो इंसान मुकर गया कि मेरे पास तो बंदे नहीं आए, मैं नहीं आ सकता, एनीथिंग एक्स वाई जेड रीजन। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन देता है एसआरएम एक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का। उसमें क्या होता है कि मैं उस इंसान को पेंट वाले को बोलूंगी कि मैं तेरे को 30 डेज का नोटिस देता हूँ, 30 दिन का मैं नोटिस दूंगी कि या तो 30 दिन के अंदर अंदर आके मेरा क्या कर दे, काम कर दे, पेंट कर दे, या फिर अगर तू 30 डेज के बाद भी नहीं आया, तेरा कोई रिप्लाई नहीं आया, नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मैं अपने एजेंट से या किसी और के एजेंट से ये काम करवा लूंगा, ठीक है? और उसके बदले में जो मुझे जितना भी लॉस होगा, डैमेज होगा, और जो तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसका जो कंपनसेशन होगा वो तो आप उससे ले ही सकते हो, ये तो हमारे एक्ट में ही लिखा है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, उसने 30 दिन के बाद भी पेंट नहीं किया, अब मैं किसी और से अपना घर पेंट करा लेती हूँ, मेरे तो घर में फंक्शन था, मुझे तो करवाना ही था काम, मैं 30 दिन के बाद करवा लेती हूँ, तो क्या अब मैं फिर से
जो पहले वाला इंसान था, पहले वाला जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या मैं फिर से कोर्ट जा सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ और इसको बोलो कि मेरा घर पेंट करे फिर से आके? नहीं। अगर आप एक बार सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लेते हो, यानी किसी और से सब्स्टिट्यूट करवा लेते हो अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, लेकिन आप उससे डैमेजेस, कॉस्ट, कंपनसेशन सब ले सकते हो। क्लियर? तो जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा रही है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। कॉस्ट, एक्सपेंसेस, कंपनसेशन ये सब ले सकते हैं। सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट 20 आपके अमेंडमेंट से आया था, ये 2018 के एसआरए में। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट में ग्रांट द रिलीफ ऑफ रिसेशन? रिसेशन क्या होता है? किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कराना, यानी सेट असाइड कराना। तो मेनली ये दो दो ग्राउंड्स पे होता है, या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है, वॉइडेबल है तो आप उसको सेट असाइड करा लो, रिजाइन करा लो, या फिर आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब आपको इतना नहीं पता चला, बट बाद में जाके आपको समझ आ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो अनलॉफुल है, ठीक है, और जो रिजाइन करा रहा है उससे ज्यादा गलती उसकी थी, जो सामने वाला बंदा है वो रिजाइन नहीं करवाना चाहता है ना। तो मेनली दो तरीके वो होते हैं ग्राउंड आपकी रिसेशन के। वॉइडेबल है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट तो, और अगर अनलॉफुल है, पहले नहीं पता चला प्राइमा फेसिया, बाद में पता चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff। तो आप इसको करा सकते हो, डिजाइन करा सकते हो। रिसेशन का सेक्शन आपका 32 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो। What purpose does a declaratory decree serve under the SRA? तो याद रखना, declaratory decree सेक्शन 34 SRA, उसका एक ही काम होता है क्या? मैं गई कोर्ट के पास, मैंने कोर्ट को बोला, और एक और चीज, डेक्लरेटरी डिक्री में आपके पास कोई और अदर इक्विटेबल रिलीफ नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई रिलीफ नहीं बचा। मैं गई कोर्ट के पास, मैंने बोला कि सर मेरा इस प्रॉपर्टी में ना राइट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बी बी बंदा है ना, ये मेरा राइट चैलेंज करना चाहता है, ये मुझसे प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, और देखो मेरे पास सारे एविडेंस है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरा राइट है, ठीक है। तो कल को ये मेरे ऊपर केस करे, इतना झंझट मुझे नहीं चाहिए। आप है ना डिक्लेयर करके दे दो मुझे, एक डेक्लेरेटरी डिक्री दे दो, डीडी दे दो कि हाँ जी ये जो प्रॉपर्टी है वो इनको बिलोंग करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेक्लेरेटरी डिक्री। सिर्फ आपका जो राइट है वो एक्सप्रेस हो रहा है, असरटेन हो रहा है कोर्ट के द्वारा, कोई नया राइट आपको कन्फर नहीं हो रहा, कोई पुराना राइट रिवाइव नहीं कर रहे, सिर्फ जो आपका राइट है एट प्रेजेंट उसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कोर्ट की तरफ से, ठीक है। और एक और चीज, ये जो डीडी होती है, डेक्लेरेटरी डिक्री होती है, ये सिर्फ उसी इंसान के खिलाफ आप अप्लाई कर सकते हो जिसके खिलाफ आपने केस किया था, ठीक है। अगर कल को कोई थर्ड एबीसी इंसान उठ के आ रहा है और मेरे प्रॉपर्टी के राइट को चैलेंज कर रहा है, तो ये डीडी उसके खिलाफ नहीं चलेगी, जिसके खिलाफ मैंने मांगी थी सिर्फ उसके खिलाफ चलेगी, ठीक है। तो डीडी क्या करती है? इट एस्टैब्लिशेस द राइट ऑफ पार्टीज विदाउट ग्रांटिंग फर्दर रिलीफ, कोई और रिलीफ नहीं देती। और अगर आपके पास कोई और रिलीफ पहले से है तो पहले उसको एक्सरसाइज करो, पहले आपको डीडी नहीं मिलेगी, ये भी एक रूल होता है। Next step, which among the following is not a requirement for the enforceability of an agreement according to Section 10 of Indian Contract Act? Section 10 आपके essentials देता है, what agreements are contract, कौन से agreements आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें आपकी competent parties होनी चाहिए, ठीक है, आपका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, एक्सप्रेस एग्रीमेंट का आपको जो लॉ है उसने उस एग्रीमेंट को वॉइड नहीं बोलना होना चाहिए, इलीगल नहीं बोला होना चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए एग्रीमेंट को बाइंड करने की। बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस आता है, लेकिन इन्होंने ये आंसर क्यों दिया? क्योंकि सी ऑप्शन में हमें दे दिया, एग्रीमेंट शुड बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस एंड शुड बी रजिस्टर्ड इफ रिक्वायर्ड बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स। हालांकि एग्रीमेंट बनाने के लिए विटनेस नहीं चाहिए, ठीक है, आपके रजिस्टर उसको कराना जरूरी नहीं है, ओरल रिटर्न दोनों हो सकते हैं एग्रीमेंट। लेकिन जहां लॉ ने बोल दिया कि आपको करवाना है तो वहां करवाना है। और जो इंटेंशन वाला पार्ट है, वो इंटेंशन वाला एक्सप्रेसली सेक्शन 10 में नहीं लिखा, ठीक है। इंटेंशन वाला हमारे केसेस से आया था, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस आया था, उससे हमारा इंटेंशन निकल के आया था कि इंटेंशन भी होनी चाहिए आपकी एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। हम्म। आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ आईसीए, हु अमंग द फॉलोइंग द लॉ डज नॉट प्रिज्यूम टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन? इस क्वेश्चन में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। ये सारे ही ऑप्शन आपके एक तरीके से ऐसे हैं जो आपके क्या कर सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज कर सकते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या आता है? अगर एक इंसान कोई डोमिनेंट पोजीशन पे है और एक उसके अंडर सबॉर्डिनेट पोजीशन पे है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो डोमिनेंट पोजीशन पे इंसान है वो अपना इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके इसको क्या कर सकता है, एक तरीके से इसके साथ गलत कर सकता है, इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करवा सकता है जो इसके फायदे में ना हो, इसके ज्यादा फायदे में हो। जैसे डॉक्टर का रिलेशनशिप हो गया, टीचर का रिलेशनशिप हो गया, आपके बॉस का रिलेशनशिप हो गया, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है।
तो इन सब जिस पर्सन की अपरेंट अथॉरिटी है उसको भी माना जाता है, मनी लेंडर को भी माना जाता है, ठीक है। जिस पर्सन की मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरीली इफेक्टेड है, या जो पर्सन क्या है मेंटल कैपेसिटी परमानेंट इफेक्टेड है, उनको भी माना जाता है कि इनके साथ आप क्या कर सकते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसके साथ कॉज होता है। कोई मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है इंसान, बीमार रहता है, फिजिकली बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो कोई भी डॉक्टर या नर्स या मेडिकल स्टाफ या परिवार वाले भी या कोई भी उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस उनके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा कर दो, आप ये प्रॉपर्टी बेच दो, आप ये ऐसा साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, वहां साइन कर दो, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन एक तरीके से सही है। An agreement is not unlawful according to 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 23 बोलते हैं हमारे लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन से डील करता है। कौन सी लॉफुल आपकी अनलॉफुल नहीं है 23 में? फ्रॉडुलेंट पर्पस भी अनलॉफुल लिखा हुआ है, डिफीटिंग प्रोविजन ऑफ लॉ भी अनलॉफुल लिखा हुआ है, लीगल इंजरी भी अनलॉफुल लिखा हुआ है। इफ पार्टीज कंसिडर इट्स ऑब्जेक्ट और पर्पस टू बी इमोरल, हाँ अगर लॉ कंसिडर करता है इमोरल या पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट तो आपका अनलॉफुल है वो। पार्टीज कंसिडर करती है तो हमें उसका 23 को उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टीज जो मर्जी कंसीडर करे, ठीक है। तो पार्टीज के कंसीडर करने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, in a contract where time is of essence, if party fails to perform the contract within stipulated time, the contract becomes voidable at the option of the party जिसके साथ ये ब्रीच हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ध्यान से सुनो, टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बोला मेरी शाम को 7 बजे पार्टी है, मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे बी बी है बेकर, मुझे शाम को 6 बजे शार्प केक चाहिए, ऑर्डर लिख लो, ठीक है। आज ही बर्थडे है, आज ही पार्टी है, आज केक चाहिए मुझे 6 बजे, ठीक है। अब ये 6 बजे केक नहीं देता, टाइम यहाँ एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, बिल्कुल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो 6 बजे केक नहीं देता, ठीक है, तो ए क्या करता है, ए चलो बर्थडे तो मनाना ही है, ए कहीं और से केक ले आया, पार्टी वार्टी सब उनकी हो गई। अब बी आता है रात के 10 बजे केक लेके कि सॉरी सॉरी मैं तो ट्रैफिक में फंस गया था, सॉरी सॉरी मेरा तो फ्रिज खराब हो गया था, केक मेल्ट हो गया, मैंने तो फिर से बनाया, ये हो गया वो हो गया, एक्स वाई जेड रीजन, ठीक है। ए के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो इसका केक एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यानी वॉइडेबल है ए के ऑप्शन पे। ए इस कॉन्ट्रैक्ट को जो इनके बीच में हुआ था उसको वॉइड भी डिक्लेयर करा सकता है कि अब मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ अपना और मेरे को कंपनसेशन दो जो आपने मेरा नुकसान किया है, मुझे एट द मोमेंट इतनी दूर जाके इतना महंगा केक लाना पड़ा, ठीक है, हमारी पसंद का भी नहीं था, हमें डैमेजेस हुए, हमें ये हुआ, हमें वो हुआ, मेंटल डिस्ट्रेस और फलाना ढिमकाना। और ए बोल सकता है कि चलो हमें इनका केक बहुत ज्यादा पसंद है, वो सब उसके लिए था, मेहमानों के लिए था, ये हम सारे घर पे खा लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों ही काम हो सकते हैं। जहां पे टाइम एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पे अगर टाइम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो काम नहीं होता है तो जिस पार्टी के साथ ये ब्रीच हुआ है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी करवा सकता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर भी करवा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। 68, in a case of joint promise, release of one of the joint promiser by the promisee does not release the other। ए क्या है, ए क्रेडिटर है, मान लो कुछ भी है, इसके 4 जॉइंट प्रॉमिसर हैं, बी सी डी एक्स, ठीक है, इन सब ने उसको प्रॉमिस किया है कि हम मिलके तेरा ये लोन चुका देंगे। अब एक्स मान लो बहुत बीमार हो जाता है या फिर उसके घर में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इशू आ जाता है या फिर उसकी पूरी जहां से उसको देना था सोर्स ऑफ इनकम वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, सबने मिलके मुझसे लोन लिया था, तेरे साथ ऐसे हो गया, मैं तुझे डिस्चार्ज कर देता हूँ, यानी मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। सबने मिलके ए को प्रॉमिस किया था, ए ने ए को डिस्चार्ज कर दिया, तो क्या ए को डिस्चार्ज करने से ये सारे भी डिस्चार्ज हो जाएंगे? द आंसर इज नो, ये अभी भी उसके लाइबल रहेंगे। एक जॉइंट प्रोमिसर के डिस्चार्ज से बाकी प्रोमिसेस डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिलके तो लोन चारों ने लिया था, ए ने तो एक्स को माफ कर दिया कि चल कोई बात नहीं तू मत दे, तो इसका क्या मतलब कि बी सी डी भी एक्स से नहीं लेंगे वापस? नहीं, एक्स को ए ने डिस्चार्ज किया है, एक्स की लाइबिलिटी ए के प्रति खत्म हुई है, बी सी डी के प्रति खत्म नहीं हुई है, यानी एक्स का जो हिस्सा था 25% का वो इनको उसको देना पड़ेगा, इनको ए को नहीं देना पड़ेगा तो इनको देना पड़ेगा। ओके, यानी डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर जॉइंट प्रोमिसर्स, करेक्ट है ये, ठीक है।
A right to sue on quantum merit arise when a party has partly performed the contract and is discharged by the other party. Quantum merit का मतलब होता है as much as is deserved, जितना बनता है उतना दे दो। उस बंदे ने अपने अपने हिस्से का पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, आप उसको उतने हिस्से की कंपनसेशन दे दो। मैंने बोला मुझे लहंगा सिलवा के दे दो आप, ठीक है, मैंने बोला मुझे मेरे को तो पार्टी में जाना है, मेरी तो बहन की शादी है, मुझे लहंगा चाहिए, ठीक है, मुझे लहंगा सिलवा के दे दो। उन्होंने मेरा साइज ले लिया, कपड़ा ले लिया, ठीक है, पैसे ले लिए मुझसे, एडवांस ले लिए। जिस दिन शादी थी उस दिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी तो बना नहीं लहंगा। ठीक है, मैंने तो अपना पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया था, मैंने तो अपने पैसे दे दिए थे, उन्होंने लहंगा बनाया नहीं। अब क्या मुझे कंपनसेशन कितनी मिलेगी? क्या जितना लहंगा था 3 लाख का, मुझे सारे के सारे 3 लाख नहीं मिलेंगे। मैंने जितना उनको एडवांस दिया, मेरा जितना और खर्चा पानी हो गया और लहंगा एकदम लेने में, जितने मुझे डैमेजेस हुए, जितना मेरा लगा, जितना मुझे डिजर्व मैं करती हूँ, उतना मुझे वापस करवा देंगे वो। ठीक है, इसका मतलब होता है क्वांटम मेरिट। यानी जहां पार्टी ने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है और बाकी वो डिस्चार्ज हो गए अपने पार्ट परफॉर्मेंस करने से, क्योंकि लहंगा ही नहीं दिया तो अब बाकी पेमेंट क्यों करे, कोई डिस्चार्ज नहीं किया, तो इसलिए उतना ही मिलेगा जितना कि आप लोग डिजर्व करते हो। तो क्वांटम मेरिट का ये मतलब होता है। According to Section 13 of IT Act, which of the following statement is not correct about the time of receipt of the electronic evidence? तो इसका सही आंसर है receipt occurs when the electronic record is retrieved by the addressee if the addressee has not designated a computer resource within specified timings। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 13 क्लॉज 2 आईटी एक्ट का बोलता है कि जहाँ पे एड्रेसी डेजिग्नेट नहीं करता है कोई भी स्पेसिफिक कंप्यूटर रिसोर्स, तो वहां पे रिसीट कब मानी जाएगी कि उसको मिल गया है वो जो डॉक्यूमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो उसको मिल गया, कब माना जाएगा? द मोमेंट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंटर एनी रिसोर्स ऑफ द एड्रेसी, एनी कंप्यूटर रिसोर्स, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में वो एड्रेसी की जा रहा है, तो मान लिया जाएगा कि उसको वो चीज क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। और जहाँ पे आपका ये भी पढ़ लो, जहाँ पे आपका डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स होता है, वहां पे आपका कब माना जाता है? रिसीट अकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर द डेजिग्नेटेड। जहाँ पे डेजिग्नेटेड है आपका कंप्यूटर, तो रिसीट कब मानी जाएगी? जब उस कंप्यूटर रिसोर्स में आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ गया। और अगर डेजिग्नेटेड नहीं किया कोई कंप्यूटर रिसोर्स, तो आपके किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में आ गया, तो माना जाएगा कि आपको क्या हो गया है, वो मिल चुका है। ठीक है, स्पेसिफिकली रिट्रीव करना, उसको निकालना, उसको पढ़ना, ये हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे 71 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अमाउंट टू रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का सेक्शन होता है सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिससे आप किसी पार्टी को, किसी पर्सन को एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर दो कि आप कोर्ट नहीं जाओगे, आप कोई लीगल प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ नहीं शुरू करोगे। ये वॉइड एग्रीमेंट होते हैं आपस अपने आप में ही, आप ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन होती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यानी आप ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हो कि कल को हमारा कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा जनरल प्रोसीजर है कोर्ट ऑफ लॉ का, कि हम पहले सबऑर्डिनेट में जाओ, फिर अपील में जाओ, फिर कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? आर्बिट्रेशन में जाएंगे। एडीआर मैकेनिज्म हम चूज करेंगे। तो ऐसे एग्रीमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एडीआर का अवार्ड भी आपका बाइंडिंग ही होता है। तो यानी अगर आपने अमाउंट से रिस्ट्रेन ऑफ अमाउंट्स पूछा है, तो पार्शियली रिस्ट्रेन के अमाउंट नहीं है। कोई फ्यूचर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन भेजना है, रिस्ट्रेन नहीं है। पार्टीज एग्री टू कीप द टाइम पीरियड विद इन विच द अदर पार्टी में एनफोर्सेस राइट सेम एज प्रोवाइडेड बाय लिमिटेशन एक्ट। जितना लिमिटेशन एक्ट ने दिया उतना ही आपने टाइम दिया। लिमिटेशन एक्ट बोल रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप ऐसा केस कर सकते हो, आप भी एग्रीमेंट में बोल रहे हो 6 महीने के अंदर अंदर आप ऐसा केस कर सकते हो, वो चीज वैलिड है। एग्रीमेंट लिमिटेशन एक्ट बोल रहा है 1 साल के अंदर आप कर सकते हो, और आप बोल रहे हो कि नहीं तुम 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर कर सकते हो। आप कम कर रहे हो पीरियड, आप ना कम कर सकते हैं ना आप बढ़ा सकते हैं, जितना लिमिटेशन एक्ट है वही माना जाएगा। तो अगर आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो किसी पार्टी का, वेयर द पार्टी एग्री टू एक्सटिंग्विश the rights of any party or discharge the other party from liability in respect of a contract on the expiry of a specified period, तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर 1 साल खत्म हुआ, तेरे सारे राइट्स खत्म है, तो आप ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते। फिर 72 बोल रहे हैं डिफॉल्ट रूल्स इन कॉन्ट्रैक्ट। डिफॉल्ट रूल कौन से होते हैं आपके? जहां आप जहां पे आपने अपने एग्रीमेंट में कोई बात नहीं की,
ठीक है? मान लो टाइम के बारे में आपने कोई बात नहीं की या प्लेस कहाँ पे होगा उसके बारे में कोई बात नहीं की, तो वहाँ पे सीधा-सीधा डिफ़ॉल्ट रूल्स लग जाते हैं। यानी जहाँ पे एग्रीमेंट ने डिसाइड नहीं किया तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको करके दे रहा है कि ये लगा लो, ठीक है? एक होता है डिफ़ॉल्ट रूल्स, एक होता है एब्सोल्यूट रूल। एब्सोल्यूट रूल है जो मानने ही मानने हैं। कह दिया लीगल प्रोसीडिंग की रिस्ट्रेंट में नहीं होएगा तो नहीं होगा, मैरिज की रिस्ट्रेंट में नहीं होगा तो नहीं होगा, ट्रेड की रिस्ट्रेंट में नहीं होगा तो नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट रूल है। डिफ़ॉल्ट रूल जैसे टाइम कैसा टाइम अगर आपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया कि भई हम तो रात के 1 बजे करेंगे, ठीक है? तो 1 बजे आपका होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं नॉर्मल डे में उसमें काम होगा, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट रूल्स क्या करते हैं फिल द गैप्स इन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ने वो चीज़ डिसाइड नहीं की तो डिफ़ॉल्ट रूल्स आपको करके दे रहे हैं वो चीज़। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हमेशा कैसा होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दो चीजें याद कर लो। जो आपके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं। इंडेमनिटी क्या होता है? एक इंडेमनीफायर होता है, एक इंडेमनिटी होल्डर होता है। ठीक है, वो इंडेमनिटी इंडेमनीफायर बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर को कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है मेरी वजह से किसी की भी वजह से तो उसकी भरपाई मैं आपको करके दूंगा। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, आपके घर में आग लगी, आपकी दुकान में चोरी हो गई, आपका एक्सीडेंट होगा, मैं आपको लॉस फुलफिल करके दूंगा। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है वो इंडेमनिटी नहीं होता, क्योंकि आप मर ही गए, ठीक है, आपकी डेथ ही होगी तो आपको लॉस नहीं हुआ, उस बंदे को तो कुछ नहीं मिलेगा ना जो मर चुका है। ठीक है, हाँ डेथ सर्टेन है, डेथ होगी होगी, लेकिन अगर आपकी अचानक कभी मृत्यु हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद आपके जो भी जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया उसको इतने इतने पैसे मिलेंगे। इस ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही आता है। याद रखना इस चीज को। Under the Consumer Protection Act 2019, product liability action can be brought against manufacturer, product service provider and product seller, all the three of them. अगर कोई प्रोडक्ट में दिक्कत है तो जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसके खिलाफ भी, जो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट पूरे जहां बांटे जा रहे हैं, और जो सेलर है जिससे आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, सबके ही खिलाफ आप केस कर सकते हो सीपीए के अंदर। नेक्स्ट है हमारा अंडर सीपीए, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। तो हमारा सीपीए ही ये बात साफ साफ बोलता है कि जुरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होएगी। तो जितना पार्टीज ने कंपनसेशन मांगी है वो, और जितना भी प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज का अमाउंट था वो दोनों मिला के हम देखेंगे कि कितना अमाउंट तक का केस जा रहा है। उस हिसाब से हमारी जो जुरिसडिक्शन है वो डिसाइड होती है। ठीक है, तो बोथ वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम। 76 है transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage or by the creation of him by a charge on such interest entitle a transferee during the continuance of the firm। ये क्या पूछ रहा है? मान लो चार लोगों की पार्टनरशिप है, ए बी सी डी, ठीक है? इनकी पार्टनरशिप है, ठीक है? अब पार्टनरशिप हमेशा याद रखना आपके म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड होती है ना? हम पार्टनरशिप में किसके साथ जाते हैं? जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा होता है कि हाँ, ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, हमें इस पे ट्रस्ट है, हम सब मिलके काम करेंगे, कमाएँगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। ट्रस्ट के ऊपर पार्टनरशिप होती है, ठीक है? यानी इनका आपस में प्यार है तो ये पार्टनर्स है। अब सी डी क्या कर रहा है? अपना शेयर किसी एक्स को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? तो अब जो ट्रस्ट एबीसी का डी के साथ है, जरूरी तो नहीं वो एक्स के साथ हो। जो उनकी जो म्यूचुअल एक तरीके से रिलेशनशिप डी के साथ था वो जरूरी नहीं एक्स के साथ हो। तो पार्टनरशिप हमेशा आपका म्यूचुअल पे बेस्ड होता है, और अगर आप किसी थर्ड पार्टी को उसमें घुसा रहे हो तो उस थर्ड पार्टी को सारे राइट नहीं मिलते। उसको सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट इतना राइट देता है कि ठीक है, डी ने तेरे को अपना राइट ट्रांसफर कर दिया, तो जितना डी का शेयर होना था, जितना डी का इंटरेस्ट आना था, जितना डी को प्रॉफिट होना था, वो अब एक्स को मिला करेगा। ठीक है, पर क्या एक्स अब कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप में घुस सकता है? क्या इनको बोल सकता है कि चलो मेरे को सारे खाते दिखाओ, तुम अपने अकाउंट्स बुक्स दिखाओ? क्या इनको बोल सकता है कि अब हम ऐसे काम करेंगे, हम ये ऐसे कंडक्ट करेंगे, हम अकाउंट्स को ऐसे चलाएंगे, मेरे को अपनी सारी किताबें और सब बुक्स दिखाओ अपनी फर्म की? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ डी का जो शेयर है वो ले सकता है, और उसको कोई राइट सॉरी, पार्टनरशिप एक्ट नहीं देता। ठीक है, तो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले सकता है ट्रांसफरिंग पार्टनर का, एक्सेप्ट कर सकता है द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एग्रीड बाय द पार्टनर। जो पार्टनर ने डिसाइड किया था उसके हिसाब से उसको मिलेगा। बुक नहीं ले सकता, अकाउंट नहीं ले सकता, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेक्शन 29।
चलो समझ आया ये इतना, आगे चलते हैं। सेक्शन 70, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर? इम्प्लाइड एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, जो आपको बोल के पार्टनरशिप में डिसाइड हुआ है कि तेरा ये काम, मेरा ये काम, उसका ये काम, उसका ये काम, एक्सप्रेस। एक होती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में जो आपको काम दिया उसके वो सिर्फ उतना ही तो काम नहीं होगा ना, उस पार्टनरशिप को चलाने के लिए, फर्म को चलाने के लिए और भी 100 काम करने पड़ सकते हैं। वो होती है आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी। मेरे को बेकरी पे रख लिया किसी ने, ठीक है, हमने बेकरी खोली पार्टनरशिप में, ठीक है। अब बेकरी में हो गया कि ठीक है, तू केक्स बनाएगी, तू सामान लेके आया करेगा, और तू मटेरियल देखेगा कि मतलब जैसे बर्तन हो गए, ओटीजी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो सब कैसे आएंगे, और तू रिसेप्शन संभाल लेगा, ठीक है। अब मेरे को ठीक है, मेरी ड्यूटी थी रिसेप्शन संभालने की। अब एक कस्टमर आया, मुझे ना केक चाहिए। मैं सारे पार्टनर से डिस्कस करने जाऊंगी कि अरे मैं केक बेच दूं? नहीं। यानी जो डेली का कंडक्ट है आपका बिजनेस का, बिजनेस चलाने के लिए, पार्टनरशिप चलाने के लिए जो आपको काम करना है, कंडक्ट करना है, उसको तो आप करोगे। लेकिन क्या मैं पार्टनर होने के नाते कोई भी प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप हमारी पार्टनरशिप की फर्म की प्रॉपर्टी थी, उसको अपने नाम करा सकती हूँ? नहीं करा सकती। हमारी पार्टनरशिप फर्म का किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया था, मैं अपने आप में बोल सकती हूँ कि चलो चलो हमें नहीं करना है डिस्प्यूट, किसी से बिना पूछे बाकी पार्टनर से रफा दफा करो मामला? नहीं कर सकती। क्या मैं अपनी तरफ से कोई भी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि हाँ हमारी ही फर्म की गलती है, मेरी इनकी गलती है, मेरी गलती है, हाँ जी हम कंपनसेशन दे देंगे, बिना पार्टनर से पूछे? नहीं कर सकती। यानी ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। तो कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ फर्म यूजुअल मैनर में आता है। डिस्प्यूट को सबमिट करना आर्बिट्रेशन को, कोर्ट्स को नहीं कर सकते आप। अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाना नहीं कर सकते पार्टनरशिप के बिहाफ पे। और कॉम्प्रोमाइज करना, कोई क्लेम को, कोई पोर्शन को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं कर सकते आप, ठीक है। Next है under section 25 of Limitation Act, easement right over the property belonging to government are required by the continuous and uninterrupted user for 30 period। मैंने लास्ट पार्ट में आपको एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट समझाया था, नेक वी, नेक क्लैन, नेक प्रिकेरियो। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 20 साल का टर्म होता है, जो कंटिन्यूस टर्म होता है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 साल का होता है। लेकिन जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसमें लिमिटेशन पीरियड, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर केस करने का लिमिटेशन पीरियड 12 साल का होता है, याद रख। चलो, where is a prescribed period of for any suit appeal application expire on the day when the court is closed, the suit appeal application may be instituted, prefer to be made on। आपके 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड था। आज आपकी लास्ट डेट थी केस फाइल करने की, बट आज तो कोर्ट में छुट्टी हो गई, आज तो कोर्ट का हॉलीडे था। तो क्या आपका वो दिन गया? नहीं। आप उस दिन हमारा सीपीसी क्या बोलते हैं, सीपीसी का क्वेश्चन है कि अगर आपका लास्ट डे था कोई भी अपील एप्लीकेशन, सूट, केस, कुछ भी फाइल करने का, उस दिन जो है क्लोज, बंद है, मतलब जो कोर्ट है वो क्लोज है, बंद है, छुट्टी है। तो जिस दिन कोर्ट खुलेगा, जिस दिन कोर्ट फिर से खुलेगा, वो ही आपका लास्ट डे माना जाएगा। यानी उस दिन आप केस फाइल आपका कर सकते हो। यानी वो केस कब फाइल होगा? ऑन द ओपनिंग ऑफ द कोर्ट, उस दिन होगा, ठीक है। In computing the period of limitation, which of the following statement is not correct? सबसे पहले बोल रहे कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन शैल बी एक्सक्लूडेड। हाँ जी, आज डिग्री आई, आपने बोला कि मुझे इसकी अपील डालनी है, तो कल से लिमिट, आपका अपीलेट जो अपील पीरियड है, कल से लिमिटेशन आपकी शुरू होगी, आज का दिन नहीं माना जाएगा। Where a decree is sought to be revised or reviewed, the time requisite for obtaining a copy of judgment shall be excluded। हाँ जी, आपको डिक्री की अपील डालनी थी, लेकिन डिक्री अभी तक रिजर्व रखी हुई है, वो रिलीज नहीं की है। तो वो कोर्ट बोल रहे कि अभी टाइम हमें हफ्ता, 2 हफ्ता डिक्री की कॉपी लेने में आपको लग गया, कोर्ट ने डिक्री की कॉपी देने में आपको 2 हफ्ते लगा दिए, तो ये 2 हफ्ते भी लिमिटेशन से एक्सक्लूड होंगे। Computing period of limitation for any suit during which the defendant has been absent from India shall be excluded। ये आंसर है आपका, वैसे आपका आंसर ये होगा। आंसर की में आपका सी दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। सी भी आपका एक तरीके से गलत है। वो बोल रहे कॉपी ऑफ डिग्री लेने में जो टाइम लगा, लेकिन हमने एप्लीकेशन तो लगाई नहीं थी डिग्री की। हमने बोला कि खुद आएगी डिग्री, कोर्ट दे देगी? नहीं, आपको एप्लीकेशन लगानी जरूरी है, तभी टाइम एक्सक्लूड होगा। सी और डी दोनों ही ऑप्शन गलत है। अगर आप बाहर हो इंडिया से तो भी आपका लिमिटेशन तो चलता रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है, बार नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें आउटसाइड इंडिया था कौन? डिफेंडेंट या फिर
हाँ, डिफेंडेंट है अगर इंडिया से बाहर तो वो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा। अगर खुद आपको ही अपील करनी है, आप इंडिया से बाहर हो, वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। डिफेंडेंट इंडिया से बाहर है, आप बोल रहे हो कि सर 1 महीने का ये अपील का टाइम है, वो बंदा चला गया है बाहर, वो बंदा बाहर रह रहा है, ठीक है, आप तो बोल रहे हो एक्स पार्टी कर दो, एक्स पार्टी कर दो, डिफेंडेंट नहीं आ रहा। नहीं, जब तक डिफेंडेंट इंडिया से बाहर है, वो टाइम आपका लिमिटेशन से एक्सक्लूड होगा, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है आपका, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। Which of the following is not a requirement for acknowledgement of liability to start the computation of period of limitation A fresh? अच्छा, मान लो आपका लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया, पूरा हो गया। आपका सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है कि जहां पे मान लो किसी ने मुझे पैसे देने थे, ठीक है, 6 महीने थे मेरे पास उससे पैसे लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। 6 महीने निकल गए, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब लिमिटेशन क्या करता है आपका, लिमिटेशन आपकी रेमेडी को बार कर देता है। लिमिटेशन बार द रेमेडी नॉट द राइट। यानी कि उससे तो मुझे पैसे लेने हैं, ये राइट तो मेरे पास अभी भी है, लेकिन अब मैं कोर्ट नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास रेमेडी नहीं है, क्योंकि मेरा 6 महीने का टाइम खत्म हो गया। बट ये बात तो बिल्कुल सच है ना कि उसने मेरे पैसे लिए थे, उसने मेरे पैसे वापस करने हैं, मेरा राइट तो है ना उससे पैसे लेने का। कोर्ट जाने की रेमेडी नहीं है, ठीक है। अब अगर वो इंसान जिसने मुझे पैसे देने थे वो फिर से एक्नॉलेज कर देता है, मुझे रिटर्न में लिख के दे देता है, साइन कर देता है, बता देता है कि हाँ मैंने आपसे 3 लाख रुपए लिए थे, इस तारीख को लिए थे, और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि मुझे आपको 3 लाख रुपए देने हैं और मैं दे दूंगा, ठीक है। एक्नॉलेज कर दिया उसने, जो मेरा डेट ड्यू था, टाइम बाय डेट हो गया था। तो जहां से एक्नॉलेज किया उस डेट से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से लिमिटेशन का पीरियड 6 महीने का जितने का भी लिखा होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट जो होनी चाहिए हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए। उसमें पर्टिकुलर आपका प्रॉपर पता चलना चाहिए उस एक्नॉलेजमेंट से कि हाँ जी इस राइट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ये बोल रहे हैं एक्नॉलेजमेंट शुड बी मेड इन राइटिंग, बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट शुड बी साइंड बाय द अदर पार्टी अगेंस्ट हुम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम्ड, हाँ जी साइन होनी चाहिए। रिटन एक्नॉलेजमेंट में नॉट बी डेटेड और एविडेंस में बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइंड, तो डी ऑप्शन आएगा, इसका सी नहीं आएगा। क्योंकि सेक्शन आपका 18 बोलता है कि जो एक्नॉलेजमेंट है, हाँ जी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एग्जैक्ट ना बताए फिर भी इतना तो होना चाहिए कि सर्टेन हो जाए। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि ओरल ओरल हो जाए एक्नॉलेजमेंट बस और फिर देते रहेंगे एविडेंस, नहीं, सेक्शन 18 का क्या हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। चलो, अच्छा, ये बोल रहे सेक्शन 18 के एक्सप्लेनेशन बोलते हैं विच परमिट्स ओरल एविडेंस ऑफ द डेट ऑफ साइनिंग वेयर द राइटिंग इटसेल्फ इज अनडेटेड। अगर राइटिंग में ही दे रहे हो आप एक्नॉलेजमेंट बट उस पर डेट नहीं है और डेट का ओरल एविडेंस दे रहे हो, तो सेक्शन 18 के एक्सप्लेनेशन में बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइंड। ओरल एविडेंस आप सिर्फ सिग्नेचर का दे रहे हो कि साइन हमने कब किए थे, वरना मतलब वो साइंड भी है रिटन भी है, सिर्फ आप साइन किए कब थे उसका ओरल एविडेंस दे रहे हो। तो सेक्शन 18 की एक्सप्लेनेशन बोल रही है इसके हिसाब से कि आप उसको एडमिट कर सकते हो एक्नॉलेजमेंट को, ठीक है। म्यूचुअल इनकंसिस्टेंट प्लीज क्या होती है व्हेन रेजिंग अ प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन। म्यूचुअल इनकंसिस्टेंट प्लीज क्या होती है, आपने प्ली डाली, मान लो सपोज करो आपने प्ली डाली डाइवोर्स की, ठीक है, डाइवोर्स की प्ली डाली आपने, तो डाइवोर्स लेने के लिए पहले शादी होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए। बट अपनी ही प्ली में आप बोल रहे हो कि हमारी तो जो शादी हुई थी ना जी, तो उसमें तो हमने 7 फेरे भी नहीं लिए थे, हमारी तो सेरेमनीज भी पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब आपकी सेरेमनीज ही नहीं हुई, यानी आपकी मैरिज तो पहले से ही वॉइड है, ठीक है, तो डाइवोर्स किस बात का। एक तरफ आप बोल रहे हो डाइवोर्स दे दो, या एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमारा आरसीआर करा दो, आपका क्या कर दो, सेक्शन 9 अप्लाई कर दो, हमारा मेरी बीवी वहां वहां रह जाके रह रही है और उसको वापस मेरे घर में रख दो। और एक तरफ आप उसी प्ली में बोल रहे हो कि हमारे तो 7 फेरे भी नहीं हुए थे। इनकंसिस्टेंट नहीं होगी दोनों प्लीज आपस में, इसको बोलते हैं म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब एडवर्स पोजीशन के लिए पूछ रहे हैं, एडवर्स पोजीशन का तीसरा क्वेश्चन है, देखो ये सेम पेपर में, ठीक है। तो म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट प्लीज है तो आपकी जो बात है वो वीक ही होगी ना, स्ट्रेंथन तो होगी नहीं, लिमिटेशन पीरियड भी नहीं रुकते, तो वेग ऑप्शन है।
टाइटल इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, ये भी वेग ऑप्शन है। द प्लीज वीकेंड एज इट इम्प्लाइज द पर्सन होल्ड द प्रॉपर्टी बाय परमिशन। एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं इस मेरी एडवर्स पोजेशन है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं तो 20 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, ओपनली रह रहा हूँ, ठीक है, और उसी प्ली में आप बोल रहे हो कि उसकी परमिशन से ही तो रह रहा हूँ मैं, अब क्यों निकाल रहा है वो मेरे को। तो जब आप परमिशन से ही रह रहे थे तो हॉस्टाइल कैसे हुई आपकी पोजेशन, तो म्यूचुअली इनकंसिस्टेंटली होगी ना। तो आपने अपनी ही बात क्या कर दी, वीक कर दी, ठीक है, तो वीक हो जाएगी अगर आप बोल रहे हो कि परमिशन से मैं रह रहा हूँ एडवर्स पोजेशन की प्ली में। नेक्स्ट, अंडर सीपीसी द कोर्ट में नॉट इशू कमीशन इन द फॉलोइंग मैटर्स। आपका सेक्शन 75 सीपीसी रीड विद ऑर्डर 26, और आपका हाँ जी 26 ही होता है आपका कमीशन का। वो बोलता है कि कमीशन इशू कर सकती है कोर्ट किस किस के लिए, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, कोई पार्टीशन करवानी है किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उसके लिए, इन सब के लिए आप कमीशन इशू कर सकते हो। कमीशन क्या होता है, कोर्ट के ही ऑफिसर होते हैं, कोर्ट उनको भेजती है अपनी तरफ से। और सपोज करो एक बहुत डिसेबल्ड इंसान है, वो कोर्ट नहीं आ सकता अपनी एग्जामिनेशन करवाने, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है केस के लिए, बहुत बड़ा विटनेस है वो, ठीक है, तो क्या कोर्ट कमीशन इशू कर देगी कि आप जाओ, ऐसे ही माना जाएगा कि कोर्ट के सामने ही उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन दी है, फिर कमीशन आके उसको सबमिट कर देती है कोर्ट में, ठीक है। तो आप एग्जामिन के लिए कर सकते हो, पार्टीशन के लिए कर सकते हो, अकाउंट्स के लिए कर सकते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑर्डर 21 में जाके होती है, उसके लिए कमीशन की इशू होगी, उसके लिए तो बंदा ही कोर्ट आएगा ना कि मेरी डिग्री है, मेरे मैं डिग्री होल्डर हूँ, वो जजमेंट डेटर है, मेरी डिग्री क्या करा दो, एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। Under CPC, which of the following is liable to attachment and sale in execution of a degree? Attachment and sale आपके एग्जीक्यूशन का एक मोड होता है, मेथड होता है। या तो आप एग्जीक्यूशन कैसे करा सकते हो, कोर्ट में केस डाल दो, ठीक है, वो आके बंदा आपके एग्जीक्यूशन कर देगा, ठीक है, पैसे देने मैं दे देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी वापस करने में कर देता हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं मान रहा तो आप उसकी प्रॉपर्टी सीज भी करवा सकते हो, ठीक है, आप उसको अरेस्ट भी करवा सकते हो, ठीक है, आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी करवा सकते हो, अटैच करवा के आप उसको बिकवा भी सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी अटैच करो जी, बेचो और मेरे को मेरे पैसे दो। तो अटैचमेंट एंड सेल करवा सकते हो प्रॉपर्टी की, लेकिन इसकी कुछ एग्जेम्पशंस है कि किन किन को नहीं करा सकते। तो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, अकाउंट्स की बुक्स है, ठीक है, जिसमें आपका बही खाता सारा है, उनकी अटैचमेंट सेल नहीं होती। नेसेसरी अपेरल, आपके घर के बर्तन है, कपड़े हैं, फर्नीचर है, इनकी नहीं होती, नेसेसरी अपेरल है जो। टूल ऑफ आर्टिसन, आप पेंटर हो, आप पॉन्डर हो, ठीक है, आपके टूल्स हैं, उनकी भी नहीं होती। प्रोमिसरी नोट्स आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी बिल्कुल आपकी होती है। प्रोमिसरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके प्रोमिसरी नोट भी होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होते हैं, चेक्स भी होते हैं। तो इन सब की इनको अटैच करके जितनी वैल्यू की है ये सेल हो जाएंगे, और सेल से आपको एग्जीक्यूट करवा दी जाएगी आपकी डिग्री। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट ऑफ डेफामेशन। डेफामेशन में फॉल्स स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, हाँ जी, ट्रुथ तो वैसे डेफामेशन की एक्सेप्शन होती है। मे बी कमिटेड बाय राइटिंग और बाय स्पीच, हाँ जी, लाइबल भी हो सकती है, स्लैंडर भी हो सकती है। रेपुटेशन को हार्म तो होती है डेफामेशन में, इंटेंशन टू डिफेम हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। डेफामेशन आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर आता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपकी इंटेंशन हो ना हो, आप क्या होते हो, लाइबल होते हो फॉर पनिशमेंट, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस, कौन सी मैक्सिम है, एक्स टर्पी कॉज अ नॉन ऑडिटर एक्शियो, ठीक है, जहां प्लेंटिफ ही एट फॉल्ट है, प्लेंटिफ ने ही इलीगल काम कर रखा है, वो ही अनलॉफुल है, तो उसको क्या आप दे दोगे, रिलीफ दे दोगे, वो खुद ही गलत है। दो तीन लीगल मैगजीन्स आपकी इसमें आई है। विस मेजर क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, एक्ट ऑफ गॉड, विस मेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ अ पेटेंट इन इंडिया। किसी ने पेटेंट करा लिया, लेकिन अब उसको क्या करिए, गवर्नमेंट कंपल्सरीली बोल रही है कि नहीं इसको लाइसेंस करो, ठीक है, इसको आप पब्लिकली ओपन करो, तो किस ग्राउंड पे करा सकते हो, पेटेंटेड इन्वेक्शन नॉट वर्कड इन इंडिया। इसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, सेक्शन 84 बताता है कि तीन आपके क्या हो चुके हैं, परमिट्स एनी इंटरेस्टेड पर्सन टू अप्लाई फॉर अ कंपल्सरी लाइसेंस आफ्टर 3 years फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट। पेटेंट दिए हुए 3 साल हो गए, अब कोई भी जो इंसान है जो इंटरेस्टेड है उस पेटेंट में, वो बोल सकता है कि भाई कंपल्सरी लाइसेंस दो इस पेटेंट को, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडेड दैट रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक की उस पेटेंटेड इन्वेंशन को लेके जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है वो ही पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप अपने एक दो इंसानों के बस लॉबी क्रिएट करके उस पेटेंट का क्या करोगे जब पब्लिक की ही डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है तो।
ठीक है, इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस। आपने पेटेंट करा लिया, पेटेंट कराने से आप इतना महंगा उसको मार्केट में बेच रहे हो उस दवाई को, और पब्लिक को जरूरत है अफोर्डेबल प्राइस पे, अवेलेबल ही नहीं है, तो 3 साल बहुत पेटेंट के पैसे कमा लिए, अब उसको लाइसेंस दे दो उस चीज को। और दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में आपका पेटेंट काम ही नहीं आया तो लाइसेंस दो। ठीक है, चलो, बाकी जो आपकी ये है नोवेलिटी है, और इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और डिस्क्लोजर नॉर्म्स होने चाहिए, तो ये सब तो आपके पेटेंट करवाने के लिए होते हैं। अगर आपको पेटेंट चाहिए तो वो नॉवल होना चाहिए, नया होना चाहिए, उसमें कुछ आपका इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, जो आपके नॉर्म्स है वो फुलफिल होनी चाहिए, और उसकी कुछ ना कुछ कमर्शियल वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट a registration for claiming and enforcing which of the following IP rights। तो याद रखना, कॉपीराइट जो आपका होता है, अब जैसे कोई गाना रिलीज हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके पास उसका कॉपीराइट है जिसने रिलीज किया है। ठीक है, टी सीरीज ने किया है, आपका और कौन होते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, उसने किया है, कोई मूवी है, ठीक है, आदित्य धर की मूवी है, YRF की मूवी है, टी सीरीज की मूवी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास कॉपीराइट आ गया, उनको हर चीज, हर गाना, हर डायलॉग, हर सीन, हर मूवी को लेके, हर स्टोरी राइटिंग को लेके जाके उसको रजिस्टर कराना नहीं पड़ता। बाकी आईपी राइट्स आपके रजिस्टर करवाने जरूरी है। आईपी राइट प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ, अभी हमने डील किया कमर्शियल वैल्यू। ठीक है, In which of the following cases did the Supreme Court of India identify precautionary and polluter pay principle? एनवायरमेंट लॉ का क्वेश्चन आपका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। इसमें इन्होंने क्या बोला था, वेलोरे सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हमारे पास केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं उसके दो मेन प्रिंसिपल होते हैं, पॉल्यूटेड पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। उन दोनों को बोला था कि हाँ जी, इंडिया में एनवायरमेंटल लॉ में ये प्रिंसिपल्स आपके क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको एप्रीहेंशन है कि कुछ गलत हो सकता है, एनवायरमेंटल हार्म हो सकता है, तो आप उस हार्म होने का साइंटिफिक एविडेंस मत ढूंढो, एग्जैक्ट एविडेंस या टाइम मत वेट करो कि वो हार्म होगा तब हम एक्शन लेंगे, नहीं, आप पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। और पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप वो इंसान हो, आप वो अक्यूज हो जिसकी वजह से एनवायरमेंट हार्म हो रहा है, तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल बोलता है कि जिसने हार्म किया है एनवायरमेंट में, वो ही उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा, वो ही उसको रिफिल करेगा, वो ही उसको कंपनसेट करेगा। ये बोलते हैं पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। और वेलोरे वेलफेयर सिटीजन वाले केस में ये दोनों ही प्रिंसिपल एनवायरमेंटल लॉ इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था। और ये दोनों प्रिंसिपल किसके पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 92 नंबर क्वेश्चन, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कब कमेंस हो जाती है, सिंपल सी चीज है, मेरे और बी के बीच में डिस्प्यूट था, हम दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ था, आर्बिट्रेशन में भेजने के लिए सबसे पहले सेक्शन 7 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोलता है कि आर्बिट्रेशन में जाने के लिए सबसे पहले आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, सेक्शन 7। और वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, मैंने क्या बोला कि अब डिस्प्यूट तो आएगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो है ही, तो हम इस डिस्प्यूट को कहाँ लेके जाएंगे, आर्बिट्रेशन लेके जाएंगे। तो मैंने बी को एक नोटिस भेज दिया कि हम ये हमारा डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही बी को वो नोटिस रिसीव हो जाएगा, जैसे ही जो अदर पार्टी है जिसके खिलाफ वो केस आर्बिट्रेशन में जा रहा है, या जो दो पार्टीज का डिस्प्यूट है, अदर पार्टी को जैसे ही पता चल जाता है कि आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट जा रहा है, उसी दिन से हम ऐसा मानते हैं कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हमारी क्या हो चुकी है, कमेंस हो चुकी है। ठीक है, on the date on which a request for a dispute to be referred to arbitration is received by the respondent, जिस दिन रिस्पोंडेंट को रिसीव हो जाए उस दिन मानते हैं कि स्टार्ट हो गया प्रोसीडिंग। सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन से ये एक्ट डील करता है, और मीडिएशन से आपका एक्ट डील करता है, द मीडिएशन एक्ट 2023 का। ठीक है, an arbitral award may not be set aside by the court for being in conflict with the public policy of India। तो सेक्शन 34 है जो आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, उसमें आप क्या करा सकते हो, आपने आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हो। आपको पसंद नहीं आया, आप कोर्ट में जाओगे सेट असाइड कराने कि आप इसको एक तरीके से डिसमिस कर दो, इस अवार्ड को। अपील नहीं है, वो सेट असाइड है, अपील का अलग सेक्शन होता है, अपील का अलग प्रोसीजर होता है। अब सेट असाइड किस किस ग्राउंड पे हो सकता है,
मेकिंग ऑफ द अवार्ड वाज इंड्यूस्ड और इफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन। अगर कोर्ट को पता चल जाए कि ये जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया था ये दिया ही फ्रॉडुलेंटली दिया था, इसमें करप्शन हुई है, ठीक है, आर्बिट्रेटर के और दूसरी पार्टी के बीच में या किसी के भी बीच में करप्शन है, वो सेटिसाइड कर देगा। अवार्ड इज इन कंफ्लिक्ट विद मोस्ट बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी जस्टिस, जस्टिस मोरालिटी के खिलाफ ये अवार्ड दिया हुआ है, सेटिसाइड हो जाएगा। अवार्ड इज इन कंट्रावेंशन विद फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, जो हमारा भारत देश का कानून बोलता है, इंडियन लॉ बोलता है, उसके खिलाफ जाके अपने अवार्ड दिया हुआ है, सेटिसाइड हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन क्या अगर हम अवार्ड को बोल रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं अवार्ड्स का मेरिट्स के बेसिस पे, तो ये अपील हो जाएगी, ये सेटिसाइड नहीं होगा। वही मैं आप लोगों को पहले बता रही थी, सेटिसाइड अलग चीज होती है, अपील अलग चीज होती है। अगर आप अवार्ड की मेरिट्स पे जाके डिस्कस कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो कि इस केस में ये एविडेंस आया, ये हमारी स्टेटमेंट्स आई, इसमें ये गलत था, ये अनलॉफुल था, ये लीगल था, तो वो अपील में चला गया, वो सेटिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 34 सेटिसाइड की ग्राउंड देता है, बट अपील का ये ग्राउंड नहीं देता। 94 नंबर क्वेश्चन, इन इंटरनेशनल लॉ द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्राडिशन इज बेस्ड ऑन, एक्स्ट्राडिशन क्या होती है? मान लो एक अक्यूज्ड है या एक कोई क्रिमिनल है, उसने इंडिया में भी ऑफेंस किया और इंडिया में ऑफेंस करके वो कहाँ भाग गया? यूके में भाग गया। एक्सट्रेडिशन क्या बोलती है? क्या हम उस क्रिमिनल को यूके से निकलवा के इंडिया बुला सकते हैं? हाँ जी, इसका मतलब होता है एक्सट्रेडिशन। अब ये पूछ रहे हैं किसके ऊपर बेस्ड है ये, तो ये बेस्ड है पॉलिसी ऑफ रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, मतलब जो उसने ऑफेंस किया वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और वो यूके में भी ऑफेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको इंडिया यूके से एक्स्ट्राडिट करवा सकता है। अगर इंडिया में कोई ऑफेंस किया, यूके में वो कोई ऑफेंस ही नहीं है, तो यूके गवर्नमेंट उसको इंडिया नहीं भेजेगी, ठीक है। ये आपके इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हु कैन एक्सपेल अ स्टेट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का सिंपल सा एक फंडामेंटल रूल है। यूनाइटेड नेशन में काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है, और किसके कहने पे करती है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनजीए वर्किंग बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी कौन सी है? यूएनएससी। जैसे इंडिया में काम कौन करता है सारा? एक तरीके से किसके नाम पे काम होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे काम होता है, लेकिन पीछे से एड एंड एडवाइस करने वाला कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आर्टिकल 74 है। वैसे ही काम कर रही है जनरल असेंबली, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है? सिक्योरिटी काउंसिल की। प्रिंसिपल ऑफ रेबस सिक्स टेंटिबस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लो दो स्टेट्स के, दो कंट्रीज के बीच में कोई ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन आगे जाके कुछ इतने ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस आ जाते हैं सर्कमस्टांसिस में, पॉलिसीज में, टाइम में, ठीक है, कि उस ट्रीटी को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मान लो इंडिया और रशिया या यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, अब यूक्रेन के साथ रशिया ने कर दी वॉर, ठीक है, अब यूक्रेन उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो ट्रीटी फुलफिल कर सके, तो वो क्या करेगा? वो क्या वो उस ट्रीटी को सेटिसाइड करवा सकता है, या ट्रीटी को ना माने तो चलेगा? हाँ जी, इंटरनेशनल लॉ रेबस 620 में बोलता है, allows a party to terminate a treaty due to fundamental change in circumstances। बहुत ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस आ गए सर्कमस्टांसिस में, तो आप उस ट्रीटी को टर्मिनेट, खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, which of the following types of prospectus do not include the price and quantum of security to be offered by a company? कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013 के एक्ट का क्वेश्चन है। आपका प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आपका प्रोस्पेक्टस एक तरीके से होता है इनविटेशन टू ऑफर। एक होता है ऑफर, आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि आप हमसे ये चीज ले लो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक तरीके से इनविटेशन टू ऑफर होता है। कंपनी आपको एक प्रोस्पेक्टस निकाल के देती है, इनविटेशन टू ऑफर निकाल के देती है कि हम अपने शेयर्स इतने 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 शेयर्स इतने रेट पे बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब आप उस उनके ऑफर को क्या कर रहे हो? एक तरीके से अब आप उस इनविटेशन को देख के ऑफर दे रहे हो कि हाँ मुझे इतने शेयर, मान लो मुझे 100 शेयर खरीदने हैं आपके, कंपनी को बोल रही है आप मुझे 2000 शेयर खरीदने हैं कंपनी के। अब कंपनी के पास एक्सेप्टेंस का तरीका है कि क्या कंपनी आपको 2000 शेयर बेचना चाहती है, 100 शेयर बेचना चाहती है, ये बात कंपनी एक्सेप्ट करती है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक तरीके से इनविटेशन टू ऑफर होता है। अब प्रोस्पेक्टस में एक तो जनरल प्रोस्पेक्टस होता है जो आपको सब बताएगा कि ये हमारा शेयर है, इसकी इतना प्राइस है, इतना ये जो शेयर से जितना भी पैसे आएंगे ये हम इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, इसकी इतनी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने रेट पे बढ़ेगा। प्रोस्पेक्टस जनरल। प्रोस्पेक्टस के दो तरीके और हो सकते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सपोज करो कंपनी को हर 2 महीने में अपने शेयर्स बेचने हैं, हर 6 महीने में शेयर्स बेचने हैं, तो अब कंपनी क्या करती है? ऑब्वियसली ये हमारे
जो अथॉरिटीज हैं जैसे आपकी सेबी वगैरह है उनकी अथॉरिटी लेके ही ये काम होता है। लेकिन ये कंपनीज को एक तरीके से ऑप्शन है उनके पास कि वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं कि हम हर 6 महीने में नया प्रोस्पेक्टस नहीं निकालेंगे, हमने ये एक बार प्रोस्पेक्टस निकाल दिया और जितने भी अब हम पार्ट्स में इंटरवल्स में जो हम भी इन्विटेशंस निकालेंगे शेयर बेचने के लिए उसके लिए यही प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। दूसरा होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी ना ये बताती कि उसके पास कितने शेयर हैं जो वो बेचना चाहती है, ना वो ये बताती कि उसको कितने रेट में शेयर बेचने हैं। वो सिर्फ बताती है सिर्फ कि हाँ हम अपने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स बेचना चाहते हैं टू द जनरल पब्लिक, या कोई क्लास भी हो सकती है लोगों की। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि कंपनी ये चेक कर सके, देख सके कि हमारे शेयर की मार्केट में वैल्यू है कितनी। यानी लोग ही उस पे वैल्यू लगाते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे, हम इतने में खरीद सकते हैं। तो वो देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे शेयर की मार्केट में कितनी जा सकती है। उसके बाद फिर वो अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करते हैं कि हम इतनी वैल्यू पे अपना शेयर बेचना चाहते हैं। तो जिस प्रोस्पेक्टस में आपका अमाउंट ऑफ शेयर या आपकी वैल्यू ऑफ शेयर नहीं लिखी होती, वो आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। प्राइस, क्वांटम, सिक्योरिटी, शेयर एक ही बात होती है। नहीं लिखे वो क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैविंग मिनिमम 7 नंबर्स। नहीं, पब्लिक कंपनी के लिए होता है 7 नंबर्स, प्राइवेट कंपनी में आपका आई थिंक से होता है 2 मेंबर्स। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी रिक्वायर मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी। और वैसे सेक्शन 2 क्लॉज 68 बोलता है क्या है? वो सीधा सीधा बोल रहा है डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी एज वन हुज आर्टिकल्स अमंग अदर थिंग रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू शेयर देयर शेयर। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर किसी और को नहीं बेच सकते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये बोलता है आपका 2 क्लॉज 68। Question number 99. Which of the following is not the condition for a government contract to be valid as per Article 299 of the Constitution of India? क्या वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, उनके नाम पे होना चाहिए? हाँ जी। क्या उनके नाम पे होना चाहिए? बिल्कुल। क्या उनके जो एग्जीक्यूट करने वाला बंदा है वो कोई ऑथराइज्ड ही होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। बट क्या हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पे है, उस पे उनके साइन होने ज़रूरी है? तो साइन होने ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वो क्या होना चाहिए, जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसका भी साइन है, वो भी चलेगा। लेकिन किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पे ही होते हैं। 299। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है पहले समझ लो। लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के पास है लेजिस्लेशन का काम, लेजिस्लेचर है वो हमारी। अगर वो अपना ये काम, ये पावर अपने आगे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को दे देती है, डेलीगेट कर देती है, और वो फिर लॉ बना रहा है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? एक होता है प्रोस्पेक्टिव, यानी आज कोई लॉ बना, आज से ही एप्लीकेबल हो गया। जैसे आपके क्रिमिनल लॉज, आज से पहले ब्राइबरी एक ऑफेंस नहीं था। ठीक है, आज ब्राइबरी को एक ऑफेंस बना दिया, तो अब से जो ब्राइबरी लेगा उसको सजा देंगे, आज से पहले जिसने ब्राइबरी ले ली उसको सजा नहीं देंगे। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, प्रो आगे। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, मैंने बोल दिया चोरी के लिए 10 साल की सजा नहीं होगी, पॉजिटिव चीज बोलती मैंने। चोरी के लिए मैक्सिमम सजा होगी 7 साल की। तो मैंने बोल दिया कि और इस ये जो लॉ मैंने बनाया, ये आज तक जितने चोरी के केस चल रहे हैं उन सब पे अप्लाई होगा। ठीक है। या हमने मान लो जैसे अडल्ट्री था, अडल्ट्री को एकदम से खत्म कर दिया कि अडल्ट्री अब एक ऑफेंस नहीं है। तो जितने केस अब अडल्ट्री पे चल रहे थे उस टाइम, वो सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। यानी रेट्रोस्पेक्टिव, पहले से ही उसका इफेक्ट चल पड़ा। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इफेक्ट भी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, पहले से हो सकता है, अगर जो लॉ है, जो स्टैट्यूट है, ये एक्सप्रेसली बोल रहा है। ठीक है, ये लॉ के ऊपर होता है, स्टैट्यूट के ऊपर होता है, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर होता है कि वो किसी चीज को प्रोस्पेक्टिव बनाना चाहती है या रेट्रोस्पेक्टिव बनाना चाहती है। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ ऑथराइज्ड बाय द एक्ट और स्टैट्यूट। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा 2026 का क्वेश्चन पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2025 की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है इस पेपर को लेके या पीयू एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम को लेके, उसकी प्रिपरेशन को लेके, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं गिवन नंबर पे, और आप हमें कमेंट पे भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।